हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीड। दिस इज योर श्रुति मैम और आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है। आज हम फटाफट से रिवाइज करेंगे ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के बारे में जो कि या तो मेडिसिन या फिर खुद एनिमल्स को मॉडिफाई करने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से देखो 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, है ना। तो पहला जो आपका एप्लीकेशन है मेडिसिन में और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेडिसिन का, वो है इंसुलिन। बार बार इंसुलिन से क्वेश्चन आया है तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी आ जाएगा, है ना। अब देखो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है क्या। ठीक, मान लो हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, वो बन रही है जीन से, है ना। एक जीन है जो एक्सप्रेस कर रहा है, तो इंसुलिन जो है हार्मोन बन रहा है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कम करने का काम करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर हमारी ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसको कन्वर्ट करके और स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फैट और ग्लाइकोजन। ठीक, हमारी बॉडी में यानी ह्यूमंस में जब इंसुलिन बन रहा है तो क्या हो रहा है। देखो, जब इंसुलिन एक्सप्रेस हो रहा है जीन से और जो वो बन रहा है, तो उसमें 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। मैं 3 कलर कर देती हूँ कि आपको समझ आ जाए, 1, 2 और 3। ठीक, बीच अलग चेंज कर देती हूँ कि समझ आ जाए, है ना। ये अब यहाँ मैं इसको, ये छोटे छोटे प्रोटीन के स्ट्रेचेस हैं, पेप्टाइड्स हैं। ठीक है, इनको नाम दे देती हूँ। तो मैं बोलूंगी भाई ये है ए पेप्टाइड, ये है, इधर वाला है बी पेप्टाइड और बीच में है सी पेप्टाइड। जब इंसुलिन ऐसा दिख रहा है तो आपके एनसीईआरटी बोल रही है कि ये प्रो इंसुलिन है, ये अभी इनएक्टिव इंसुलिन है। ठीक है, ये आपकी बॉडी में अभी कोई काम नहीं कर सकता। ठीक, फिर क्या हो रहा है देखो, फिर हो ऐसा रहा है कि ए और बी और सी पेप्टाइड जो है वो हो जा रहे अलग। ये मान लो हो गया आपका बी पेप्टाइड और ये है ए पेप्टाइड, ये एक पास आ जा रहे हैं। जो सी पेप्टाइड है वो चला जा रहा है, ठीक है, वो हट जा रहा है, तो सी पेप्टाइड बाहर चला गया। ठीक, अब यहां पर जो हमारा ए और जो बी पेप्टाइड है वो आपस में जुड़ जा रहे हैं। कैसे? डाइसल्फाइड ब्रिज से। ठीक है, तो मैं इनको डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ देती हूँ। ऐसे भी कुछ डाइसल्फाइड ब्रिज होंगे, देखो, है ना, आपके एनसीईआरटी में दिखा है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये एक मिच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। तो देखो, इंसुलिन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है। ये है एक्टिव और यही आपकी बॉडी में हार्मोन जैसे काम कर रहा है। ठीक, अब मान लो किसी इंसान की बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसकी बॉडी में स्पाइक यानी बढ़ता जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, और अगर वो ज्यादा बढ़ जाए तो जो है इंसान को मार सकता है ना। बहुत लोगों ने ट्राई करा कि किसी तरीके से लैब में इंसुलिन पूरी बना दी जाए, है ना। अल्टीमेटली में एक चीज समझ आई कि हम पूरी की पूरी इंसुलिन एज इट इज तो लैब में नहीं बना सकते, है ना। तो आई एक यूएस की कंपनी जिसका नाम है एली, है ना। अब देखो, ये नाम याद रखना है, ठीक है, क्या नाम है? एली लिली। कब? 1983 में। उसने लिए बैक्टीरिया, है ना। उसने बोला हम एक काम करते हैं, हम ई कोलाई ले लेते हैं। एक तरफ ई कोलाई के पास ए पेप्टाइड वाला जीन डाल देते हैं और दूसरी तरफ बी पेप्टाइड वाला जीन डाल देते हैं। अब इन ई कोलाई को ग्रो करते हैं, इधर बनेगा हमारा, है ना, ए पेप्टाइड और इधर बनेगा बी पेप्टाइड। अब ये तो हो गया, ए और बी तो बन गए। अब इन दोनों को जोड़ना है ना। ये खुद से नहीं जोड़े जा सकते, तो हम क्या करेंगे, लैब में इनको जोड़ देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जोड़ देते हैं इनको, है ना। उन्होंने लैब में डाइसल्फाइड लिंकेज से इनको जोड़ दिया और बन गया हमारा इंसुलिन, है ना। तो 1983 में एली लिली नाम की कंपनी जो कि यूएस से है, उसने पहली बार सिंथेटिक इंसुलिन बनाया। ठीक है, ई कोलाई के हेल्प से बायोटेक का प्रोसेस करके। यहाँ पर शुरुआत में ना एक और बात बताई गई है कि पहले क्या किया जाता ना, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि जो जीनोम है हमारा ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, कोडॉन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है ना। तो बहुत सारे एनिमल्स में इंसुलिन बन रहा है जरूरत के हिसाब से। हमें पता लगा कि जितने भी कैटल्स हैं या पिग्स हैं, है ना, बोवाइन और पोरकाइन, इंसुलिन जो है आप ह्यूमन को दे सकते हैं क्योंकि वो होते सेम है।
बस प्रॉब्लम क्या है कि है तो, अगर मान लो मैंने एक कैटल से इंसुलिन निकाले और वो दे दिया ह्यूमन को दवा के फॉर्म में, होगा क्या कि हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव होता है कि वो बाहर के किसी भी चीज को ना फॉरेन ऑब्जेक्ट कैसे ट्रीट करता है। ठीक है, तो जो लोगों को हम दूसरे जानवर से निकालकर इंसुलिन देते थे उनको बहुत सारे एलर्जिक रिस्पॉन्स होने लग जाते थे, जिससे परेशानी होती थी। तो वो हम नहीं कंटिन्यू कर सकते थे, हमने वो ट्राई किया बट नहीं कंटिन्यू कर सकते थे। इस तरीके से हमने सिंथेटिक इंसुलिन बनाया है जो आज भी मार्केट में मिल रहा है दवा के फॉर्म में। तो एक तो ये याद रखना है इंसुलिन के बारे में। दूसरा है आपका जीन थेरेपी, है ना। जीन थेरेपी पहली बार, है ना, पहली चीज जो याद रखना है कब की गई। ठीक, तो एक 1990 में 4 साल की लड़की थी, है ना, जिसपे ये थेरेपी यूज की गई। उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसके बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स हैं, क्या है, लिम्फोसाइट्स, जो कि हमें इम्यूनिटी देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी देते हैं, है ना। इन लिम्फोसाइट्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, नॉर्मली हम सबकी बॉडी में है। क्या एंजाइम का नाम है, एडिनोसिन डी एमिनेज, है ना। तो इस लड़की के पास अब जो लिम्फोसाइट बन रहा है ना, उसमें ये जो ADA एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब ये एंजाइम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ठीक, क्योंकि इस बच्ची में ADA की डेफिशिएंसी है, तो इसका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है ना, उसका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट है और इसको इसी की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं SCID, SCID। क्या है मतलब, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, है ना, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी SCID। अब क्या बताओ, ऐसा इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं, है ना। तो ऐसे इंसान की बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी। छोटी छोटी बीमारी भी उसको होगी ना, तो उसकी बॉडी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक, हमने देखा कि भाई अब क्योंकि ADA एंजाइम का होना बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए, तो देखो एक बात हमें पता है, हमने पहली थेरेपी क्या ट्राई की, हमें ये पता है कि सारे तरीके के ब्लड सेल्स, है ना, और लिम्फोसाइट WBC एक तरीके का, है ना, व्हाइट ब्लड सेल है। तो हमें ये पता है कि सारी तरीके के ब्लड सेल एक्चुअली जो है बोन मैरो में बन रहा है ना। तो क्यों ना हम पूरा का पूरा बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दे, हमने ये भी सोचा, है ना, ये भी एक थेरेपी हो गई। या हमने ये भी सोचा कि क्यों ना हम जो ये ADA एंजाइम है उसी को रिप्लेस करते रहें, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं इसको, है ना। अब देखो इन दोनों में दिक्कत क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना आसान होता नहीं, आपको ना बोन मैरो के लिए डोनर ढूंढना पड़ता है जो कि मैच कर जाए बहुत अच्छे से, है ना, तो बहुत रिस्की है। एंजाइम रिप्लेसमेंट अगर आप आज करेंगे तो आपको बार बार करना होगा, तो हो सकता है हर हफ्ते आप ये एंजाइम जो है इस बच्चे को दे रहे हो, तो थ्रू आउट द लाइफ दे रहे हो, कभी भूल गए कभी नहीं दे पाए तो फिर क्या करोगे, है ना। तो यहीं से आया कि भाई हम जीन थेरेपी करते हैं, जहां पर हमने क्या किया, इसी की बॉडी से लिम्फोसाइट निकाला। ठीक है, उस लिम्फोसाइट के अंदर ADA एंजाइम बनाने वाला एक जीन होता है, वो डाल दिया। ठीक है, रेट्रोवायरस के थ्रू। ठीक, ये ADA जीन जाकर लिम्फोसाइट के खुद के DNA से जुड़ गया, है ना, और इस लिम्फोसाइट में अब ADA एंजाइम बन गया। ठीक, अब मैंने इसी बच्ची की बॉडी से ले लिया लिम्फोसाइट निकाला था, है ना, और इसी के सेल को कल्चर करके और मैंने ADA एंजाइम बना दिया, ये एक हेल्दी लिम्फोसाइट हो गया। अब मैं इस लिम्फोसाइट को इस बच्चे के बॉडी में वापस से डाल दूंगी। भाई इसी की बॉडी का सेल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैच नहीं है, कोई जो है झंझट नहीं है। देखो दिक्कत क्या है, जितने भी बॉडी में हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनकी एक लाइफ होती है ना। तो इस लिम्फोसाइट की भी लाइफ होगी। मान लो मैंने ऐसे 10,000 लिम्फोसाइट डाल दिए, उनकी लाइफ होगी। जब वो मरते जाएंगे तो उसकी बॉडी फिर से लिम्फोसाइट बनाएगी और वो वाले डिफेक्टिव होंगे जिनमें ADA जीन नहीं है ना। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बार बार, जैसे हम एंजाइम रिप्लेसमेंट बार बार कर रहे थे, वैसे अब हमें ये लिम्फोसाइट हेल्दी बना बना के बार बार डालना होगा। इससे हमें ये समझ आया कि ये परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर ये है कि आप ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, है ना, जहां पर ADA जीन ही फंक्शनल नहीं है, जैसे कि, है ना, पता लगा लीजिए जब एम्ब्रियो वाले स्टेज में कोई भी जो है फीटस रहे, अगर आप उस टाइम पता लगा ले और उस टाइम उस जीन को रिप्लेस कर दें, है ना, तो परमानेंटली आप उस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारी डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए
जब कोई बेबी फीटस के जैसे मम्मी के पेट के अंदर है तभी टेस्ट कर लिया जाता है ना, जिसको हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो उसका एमनियोसेंटेसिस का पर्पस शुरू से क्या था, ऐसे डिफेक्ट्स डिसऑर्डर्स ढूंढने का, ना कि ये ढूंढने का कि जो बेबी पैदा होने वाला है उसका जेंडर क्या है। तो गलत इस्तेमाल किया जहाँ पे बॉय और गर्ल का पता लगाने लग गए। ठीक, तो अब याद रखना है जीन थेरेपी। तीसरा है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो देखो अब यहाँ पर एक ही चीज याद रखनी है कि ना बहुत फेमस टेस्ट हैं जिनके वजह से हम बहुत जल्दी कोई बीमारी पकड़ लेते हैं। अगर आपके ब्लड में बीमारी पकड़ी जा रही है ना, मतलब बहुत लेट हो चुका है ना, बीमारी बहुत फैल चुकी है। तो एक फेमस टेस्ट याद रखना, एलिसा, जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्शन के लिए फेमस है। यहाँ पर हम एंटीजन और एंटीबॉडी को इंटरैक्ट करके पता लगा देते हैं कि कोई एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। दूसरा याद रखना, कैंसर पेशेंट्स में, है ना। तो देखो ऐसे कैंसर पेशेंट की हम बात करें जो जीन म्यूटेशन से हो रहा है। ठीक, हमने कैंसर के टाइम पे ये पढ़ा हुआ है कि कुछ ऐसे ऑन्कोजीनिक कैंसर होते हैं, कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जहां पर हम कैरी कर रहे हैं उस जीन को, अगर वो म्यूटेट कर जाए तो कैंसर दे देगा, है ना। तो अगर ये जीन म्यूटेशन से किसी को कैंसर हो रहा है और वो पता लगाना है कि कैंसर है या नहीं, तो बहुत अर्ली स्टेज में हम जो है टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोब बनाएंगे डीएनए का या आरएनए का, उसको पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे। अब वो जाकर जीन से जुड़ जा रहा है तो मतलब जो है नॉर्मल है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई है। नहीं जुड़ पा रहा है मतलब वहां का जीन म्यूटेट कर गया। और जो ये जो प्रोब होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में होता है, ये हम ऑटो रेडियोग्राफी से पता कर लेते हैं। ठीक, तो ये याद रखना। तीसरा है आपका ट्रांसजीनिक एनिमल्स। यहाँ से बार बार कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। यहाँ एक आपको याद रखना है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमने बनाया है नाम है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ठीक है, अगर किसी को अर्ली स्टेज में एम्फाइजिमा हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन बनाई गई है। एम्फाइजिमा क्या है, स्मोकिंग से होता है, जहां पर एल्वियोलाई वाला जो पूरा आपका सरफेस एरिया वो कम होता जाता है, एल्वियोलाई खराब होती जाती है लंग में। क्या पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, नहीं, फेटल है एम्फाइजिमा, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में है तो हम उसको रोकने का और थोड़ा सा बेटर करने का कोशिश कर सकते हैं। किससे, विथ अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। तो ये नाम याद रखना है। ठीक, दूसरा आपका ट्रांसजीनिक काऊ है ना। ट्रांसजीनिक काऊ का नाम क्या है, ट्रांसजीनिक काऊ का नाम है रोजी। ठीक, तो देखो बहुत सारे मम्मीज जब प्रेग्नेंट होती हैं और जब उनके बेबी पैदा होते हैं तो हम बोलते हैं बेबी जो है मदर का मिल्क पीता है 6 महीने तक। ठीक, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मदर के मिल्क में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो मदर के मिल्क में ऐसा ही एक प्रोटीन होता है, नाम है अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ठीक है, अब बेबी को आदत है यही पीने की। मान लो कोई मदर 6 महीने तक मिल्क इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा जितना बेबी को जरूरत है, फिर क्या, तो हमने रोजी बनाई। रोजी को ऐसा मॉडिफाई कर दिया, इसमें वो जीन डाल दिया ना जो कि एक्चुअली ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। तो रोजी जो है 2.4 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क में, है ना, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन बना सकती है। तो ये हम मिल्क जो रोजी का मिल्क है वो हम नॉर्मल ह्यूमन बेबी को दे सकते हैं, और ह्यूमन बेबी इस मिल्क को पीकर जो है अपने को मजबूत रख सकता है। ठीक, तो बेसिकली ये मिल्क बहुत क्लोज है ह्यूमन मिल्क के, इस बात को याद रखना है। यहीं पर एथिकल इशू पे एक क्वेश्चन आता है बार बार, है ना। इसके लिए आपको एक टर्म याद रखना है, जीईएसी। ठीक है, तो एक कमिटी है इंडिया में जो कि किसी भी तरीके का बायोटेक से रिलेटेड एथिकल इशू है उसको सॉल्व करती है। उस कमिटी का नाम है जीईएसी, फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अगर किसी को बायोटेक का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो ऐसे ही नहीं कर सकता, उसको इस कमेटी से अप्रूवल लेना होगा और तभी वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। जीईएसी पे बार बार क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसी के साथ हमने एक्चुअली पूरा बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना, कवर कर लिया। तो ये चैप्टर भी हमने 2 छोटे छोटे 15 मिनट के वीडियोस में कवर कर लिया, इसको जरूर देख लेना। वीडियो सही लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और 3 दिन रह गए एग्जाम में, तो जरूर से पूरा पूरा फाइट मारते रहना जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। खुद पे भरोसा रखना, है ना। अगर आपने पूरे साल मेहनत की है तो आप नीट का एग्जाम इस बार जरूर क्लियर करोगे। तो इसी होप के साथ मैं अगेन बहुत जल्दी आपको वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।